ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे, अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं, जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं और पेड भी वर्जन है आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है? आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर किया जाता है ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए, 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए। 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000, 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना है 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल, क्या कहते हैं, गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर एंड मैम्स। उसका देखिए, जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट, 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट, 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी। चलिए आ जाइए, हम लोग अपने यूपीएससी एज के प्रोग्राम में अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी कई दिनों से क्लास चल रही है हमारी, आगे भी अभी 2-3 दिन चलने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा ऑल एग्जॉस्टिव तरीके से इस फंडामेंटल राइट को करेंगे, दैट इज बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमारी ये कोशिश होगी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले, ठीक है। सो चलिए, थोड़ा वक्त ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लग रहा है फंडामेंटल राइट में, बट वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट, जितना हो सकता है वो सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। इसके बाद भी मैं कवर करूँगा, चिंता ना करें आप, 2020 के लिए भी, कि कुछ भी फंडामेंटल राइट में कुछ भी रिलेवेंट अगर कुछ चीज़ें अगर छूट रही होंगी, देन आई विल कवर ऑफ दैट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सारी चीज़ों को कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट
पार्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग करंट भी कर रहे हैं। करंट से रिलेट करके जितना भी है उन सबों को भी हम लोग उस सारे टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसके बावजूद भी अगर कुछ छूट जा रहा है देन मैं उसको भी कवर करूँगा। इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक मैटर अभी आया था मेरे पास तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया है। मेरे पास आया था फ़ोन और तो मैंने उनसे बताया था कि इसको हम लोग कर लेंगे बिकॉज ही इज़ नोन टू मी। तो उनका मैसेज भी था, हम कहे कि इसको कवर कर लेंगे, आपको करंट का टॉपिक है कुछ, उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए, किसी को अगर लग रहा हो ये कुछ छूट रहा है, ऐसे छूट नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। फिर भी अगर लगेगा कि कुछ 2 साल से 1.5 साल से ज़्यादा अगर कुछ करना है तो हम लोग इसको देख लेंगे बाद में। पहले ये सारा हम जो है वो सारा कर लें हम लोग, कम से कम 18 महीने का जो है वो करंट का जो पॉलिटी में जो कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट है, अगर जो कि सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, या टॉपिक से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए साहब। ओके, सो फटाफट आइए सभी लोग, सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। 1 मिनट, ठीक है। राम राम सभी को, नमस्कार सभी को। चलिए, समय हम लोग ज़्यादा जाया नहीं करते हैं, हम लोग आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने जो बात करी थी वो बात किया था 17 तक। 18 में 1-2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। 18 से भी हम लोग बात करना शुरू करेंगे, शायद हम लोग 18 से ही हम लोग बात करना शुरू करेंगे। ये देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, मेरे ख्याल से शायद ये भी हो गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे, जो कुछ भी, तो देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 में भी कई सब आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 18(1) है वो ये कहता है, इट प्रिवेंट्स द स्टेट, ठीक है ना, इट प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फर्मिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है ना, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य और शैक्षणिक वेद को छोड़कर किसी भी उपाधि की को पुष्टि करने से रोकता है। मेरे ख्याल से शायद 18 हो गया था। 18 हो गया था क्या, प्लीज मुझे बताएंगे। 18 कवर कर लिया था हम लोगों ने क्या? चलिए आ जाइए। एनीवेज, अगर कवर अप नहीं हुआ है तो फिर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट रैप अप कर लेते हैं, मुझे लगता है कि 18 हो चुका है वैसे, ठीक है। आ जाइए। तो 18 हम लोग 1 पे बात कर चुके हैं, 18(1) हो चुका है हमारा। 18(2) क्या करता है, इट प्रोहिबिट्स द इंडियन सिटीजन फ्रॉम रिसीविंग द टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। हाँ, ये हो चुका है, ठीक है। फॉरेन स्टेट, ठीक है। इंडियन सिटीजन को क्या कर रहा है, बाहर से कोई भी टाइटल लेने से मना करता है, ठीक है। 18(3) बात करता है फॉरेनर्स के लिए, जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉरेनर्स, ठीक है। ये फॉरेनर्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना, कि अगर कोई भी फॉरेनर है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट को होल्ड करता है इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, तो वो कोई भी टाइटल बाहर से एक्सेप्ट तभी करेगा जब प्रेसिडेंट से वो अनुमति ले लेगा। ये 3 कहता है। 4 क्या कहता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लें। देखिए 18(4) क्या कहता है साहब, 18(4) ये कहता है सिटीजन ऑफ अ फॉरेनर, सिटीजन और फॉरेनर कोई भी नागरिक या कोई भी विदेशी है, होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, ठीक है ना, यदि कोई भी लाभ का पद धारण करता है भारत के अंतर्गत, ठीक है ना, तो वो कोई भी प्रेजेंट यानी कि भेंट, उपहार, कोई भी आदि ऑफिस वगैरह किसी फॉरेन स्टेट से तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब वो राष्ट्रपति की अनुमति ले लेगा तब, ठीक है। 18(3) और 4 दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बात है ये इसलिए किया गया है कि भारतीय लोकतंत्र में एक ही समाज के बीच राय बहादुर, नवाब, जो राय साहब, महाराजा आदि जैसे कृत्रिम जितने भी भेद है उन सबों को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया 18(4) के अंतर्गत जो है टाइटल को क्या किया गया, अबॉलिश करने की बात करी गई, किसी भी तरीके के टाइटल को देने की बात नहीं की गई है जो किसी तरीके से समाज में क्या कर रहा है, भेद उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का अगर ये भेद उत्पन्न कर रहा है तो इसको देने से मना किया गया है। ठीक है साहब। सो ऑल दीज टाइटल्स वेर अबॉलिश्ड बाय आर्टिकल 18 as these are against the principles of equal status, ठीक है ना। सो 18 के अंतर्गत जितने भी आपके जो टाइटल दिए गए हैं
वो उसका क्या किया गया, उसको समाप्त करने की बात की गई है, क्योंकि ये जो इक्वल स्टेटस है ऑफ ऑल, उसकी जो संकल्पना है उसका उल्लंघन करता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट ये जाता है। 18 के अंतर्गत जो टाइटल देने की बात कही गई है, जो टाइटल था वो 18 के अंतर्गत इक्वल, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस है उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको आर्टिकल 18 के अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, अब आ जाइए। अब इस आर्टिकल के ऊपर डिस्प्यूट था, यस, यहां से हमें बात करनी थी, मुझे अब याद आ गया, इसीलिए मैं भी अब यहां से हमें बात करना था कि जो आपके पास डिस्प्यूट है इस आर्टिकल को लेकर वो क्या है। देखिए क्या है, दरअसल जितने भी नेशनल अवार्ड हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं कि जो नेशनल अवार्ड है 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स का मतलब क्या है कि जितने भी आपके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एटसेट्रा, इन सबों को दिया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था 1977 में ये जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं इनको प्रोहिबिट कर दिया था, ठीक है ना, इसको खत्म कर दिया था। उन्होंने ये माना था, मोरारजी देसाई की सरकार में ये माना गया था कि जो आपका जो ये आर्टिकल 18 है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 18 जिसके अंदर उपाधि देने की बात कही गई है, उसके अंतर्गत अगर किसी को कोई भी अगर भारत रत्न जैसे कोई उपाधियां अगर दी जाती हैं तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन माना जाता है, ठीक है ना। सो इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। इसलिए मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 ईस्वी में 1977 में इस जितने भी राइट्स थे, ये जितने भी ये अवार्ड थे, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आगे चलकर 1980 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है तो उन्होंने इसको फिर से क्या कर दिया था, फिर से इसको बहाल कर दिया था 1980 में, ठीक है। सो इसको फिर से बहाल कर दिया गया, कब 1980 में कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय में, ठीक है। आगे चल करके फिर एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के पास 1996 में, 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जितने भी नेशनल अवार्ड्स थे इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रिकॉग्नाइज किया और उनसे कहा कि इससे किसी भी तरीके से जो अनुच्छेद 18 है उसका उल्लंघन नहीं होता है। सो इट इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 18 और इट इज नॉट वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 18, ये बातें थी, ठीक है। सो इसके ऊपर ये डिस्प्यूट रहा हुआ है। 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया, 1977 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा जब जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई के समय में, और फिर इसको बहाल कर दिया गया। ये कब किया गया, रिवाइव किया गया 1980 में, और 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एक्नॉलेज किया, इसको स्वीकार किया, ठीक है। सो अब इसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अगर कभी आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में भी सवाल अगर पूछता है कि क्या जो भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है या कोई भी नेशनल सिविलियन अवार्ड अगर ये दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एटसेट्रा, पद्मश्री, तो क्या ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों जो उपाधियों के अंत की जो बात कही है, क्या उसका ये उल्लंघन है? तो आपको बताना है कि बिल्कुल नहीं है। और ये सारे के सारे आपको जो है ये डिस्प्यूट्स आपको वहाँ पर डिस्कस करने चाहिए कि 1954 में किया गया, फिर 1977 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया, 1980 में फिर इसको कंटिन्यू किया गया, और फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एक्नॉलेज किया, ठीक है ना। और ऐसा कह करके आप क्या करेंगे, जो वर्तमान स्थिति है उसको आप स्पष्ट कर देंगे इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने में कि हाँ, ये इसको लेकर कहीं भी अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं होता। इट इज नॉट against Article 18. It is not violating the provisions of Article 18. Simple and straight. ठीक है। सो 18 अब इसके साथ ही कल्मिनेट हो जाता है। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट इस वाले पॉइंट में? चलिए, इसके साथ ही मेरे ख्याल से अब जो आर्टिकल 18 है वो हमारा खत्म हो जाता है। अब हमें जो बात करनी है वो बात करना है आर्टिकल 19 से। दैट इज 19 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, चलिए आ जाइए, आर्टिकल 19 में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, आर्टिकल 19 में आने से पहले एक चीज और इसको ध्यान में देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए सभी लोग। देखिए, अब भारत रत्न जो है ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में भी शामिल किया गया है, यानी कि वरीयता सूची में शामिल किया गया है। ये वरीयता सूची क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। इसको वरीयता सूची में शामिल किया गया है, वरीयता सूची। ठीक है, वरीयता सूची में वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में शामिल किया गया है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब, वरीयता सूची का मतलब क्या है कि जितने भी देश में प्रशासनिक इकाइयां हैं, ठीक है ना, उन सबों की हायरार्की डिसाइड की गई है। ठीक है ना, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास कौन? राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, थर्ड में हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ में गवर्नर स्टेट्स विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, ठीक है, जो फिफ्थ है वहां पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं। ठीक है, 5A में
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो कि अभी पोस्ट क्या है, वैकेंट है, ठीक है ना। इसलिए वैकेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑफिस होता है। आपको ये मालूम होगा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है ये क्या है, ये पॉलिटिकल ऑफिस है, राजनीतिक कारणों से इसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड। सो ये क्या है, ये आपके पास ये वैकेंट है, ठीक है ना, राजनीतिक कारणों से इस पद को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी उप प्रधानमंत्री का पद हमारी वर्तमान सरकार में नहीं है। जो आखिरी बार था वो लास्ट जो एनडीए की गवर्नमेंट हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, उस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर अभी तक किसी को फिर उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है, ठीक है। सो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये वैकेंट ऑफिस है, लेकिन अगर ये आते हैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जस्ट किसके बाद होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद होंगे, ठीक है ना, यानी पूर्व राष्ट्रपति के बाद। जो 6 में आते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये 6 हो गया। 7th में जो हमारे पास आते हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन यानी केंद्रीय मंत्री। उसके चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इन दियर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो अपने राज्य में। फिर उसका डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो अब प्लानिंग कमीशन की जगह यहाँ पे क्या हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर इसको नीति आयोग कर लिया, ये मैंने लिया था, ये दिस इज कॉल्ड नीति आयोग, दिस इज व्हाट, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। सो अब ये क्या है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हो गया, पोजीशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है ना, अब ये पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ लीडर्स ऑफ द पोजीशन इन द राज्यसभा, इसको मैं डिलीट ही कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है कि दिस पोस्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, ठीक है। सो अब ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास प्लानिंग कमीशंस के हो गए, कौन, डेप्यूटी चेयरमैन, जो कि दिस पोजीशन इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ठीक है। तो ये जो है 7th लिस्ट में है, ठीक है ना। उसके 7A में आते हैं हाउस जो होल्डर्स हैं वो भारत रत्न के होल्डर्स जितने भी हो गए, ठीक है, भारत रत्न अवार्डीज हो गए, ये हो गए। सो ये हो गया 7वां। इसका मतलब क्या है, ये 9th रैंक पे आता है, यानी कि ये जो रैंक है आपका, ये 9th रैंक है, ये 9वां रैंक है। आप देखें कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज योर 9, ठीक है। बट अगर लिस्ट में देखेंगे तो ये 7A कवर करता है, ठीक है, और ऐसे अगर बात करें तो इनका रैंक 9th आएगा, ठीक है। सो इसको भी आप याद रखें यहाँ पर इसी वक्त कि जो आपके जो भारत रत्न अवार्डीज हैं उनका वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में 9th रैंक आता है, नेक्स्ट आफ्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, नेक्स्ट आफ्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, ठीक है। और ऐसे लिस्ट में अगर देखें तो लिस्ट में ये 7A में आते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर इट इज 9th, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं हर किसी के साथ, सो इतनी क्लैरिटी है, यहां पर क्लैरिटी है सबके साथ। सभी लोग समझ पा रहे हैं, डन। इसको प्लीज याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है, ठीक है। चलिए चलते चलते इन सबों को भी हम लोग देखते रहेंगे। आ जाइए आगे। चलिए मैं इन सबों को डिलीट कर दे रहा हूं, आपको इन सबों को प्लीज याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। अब आ जाइए राइट टू फ्रीडम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका आर्टिकल है फंडामेंटल राइट है 19 से लेकर 22 तक, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर अकेले हम लोग बात करें कि 19 यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 19 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। अब ये देखते हैं क्या आर्टिकल 19 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 19 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट है ये हमारे पास। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी सब आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आपके पास आर्टिकल 19(1)(a) हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो या जी हो, दे ऑल आर डेमोक्रेटिक राइट्स इन नेचर, ठीक है ना। ये सारे के सारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं। 19(1)(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(g), दे ऑल आर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स, ठीक है ना। और ये सारे के सारे जो अधिकार हैं ये आपके क्या है, मौलिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है। दीज आर द बेसिक फ्रीडम of a human being, ठीक है। So Article 19 is the most important democratic rights which embodies the basic freedoms of an individual, ठीक है। So that is very important. Second important बात यहाँ पे क्या है, at the time of enactment of the Constitution, Article 19 contains 7 rights. जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, 7, ठीक है ना। But the right
टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत था। इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। और अभी जो वर्तमान में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है जिसका प्रोविजन आर्टिकल 300A के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। 300A के अंतर्गत किया है, ठीक है, 300A के अंतर्गत किया गया है, राइट। अब ऐसा क्यों किया गया है? मैंने भी कुछ दिन पहले भी आपको जो प्रस्तावना बता रहा था, तब भी यूपीएससी एज के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ सोशलिस्ट आइडियल्स है, उनको अचीव करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इट यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, बट जस्ट टू अटेन सम ऑफ द सोशलिस्ट आइडियल्स, इसे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा करके एक लीगल राइट के लिस्ट में रखा गया, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई इट वाज डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44th 1978, ठीक है। इसीलिए इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले जब ये मौलिक अधिकार होता था तो 19(1)(f) के अंतर्गत होता था, 1F 1 छूट गया यहाँ पे, 19(1)(f) के अंतर्गत होता था, और अभी ये क्या हो गया, 300A के अंतर्गत एक लीगल राइट बन गया है, ठीक है। सो अब मिला करके हमारे पास कितने राइट हो गए, 7 की जगह अब हो गया हमारे पास 6 राइट्स। सो अब जो मौलिक अधिकार है वो हमारे पास क्या है, 6 अधिकार है, और ये सारे के सारे अधिकार, ठीक है ना, आपको स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, ठीक है ना, आर नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और ना कि ये किसी निजी व्यक्ति के अगेंस्ट मिला हुआ है, ठीक है। सो स्टेट के अगेंस्ट ये आप सारे राइट्स आपको 6 के 6 जो मौलिक अधिकार है वो स्टेट के अगेंस्ट आपको दिए गए हैं। दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। अब ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं जो 19 के अंतर्गत हैं, आपको ये ध्यान होगा कि मैंने पहले भी बता रखा है, अभी भी बताऊंगा जब मौलिक अधिकार कंक्लूड करूंगा तब, कि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, कुछ हमारे पास, और जो कुछ जो मौलिक अधिकार है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। सारे के सारे मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकार है वो केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, ना कि किसी विदेशी को, ठीक है। इसके अलावा कोई कंपनी का कोई अगर शेयर होल्डर है, ठीक है ना, शेयर होल्डर, तो उसको भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या दिया गया, मौलिक अधिकार मिला हुआ है 19 के अंतर्गत जो दिए गए। सो यहाँ पे ये लिखा गया है, सो दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स and to shareholders of a company that is inside India, but not to a foreigners or a legal person like companies or corporation etc, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में आप जानते होंगे, जो लोग लॉ के स्टूडेंट होंगे या जो इकोनॉमिक्स जानते होंगे तरीके से, तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन को, कंपनीज को भी क्या माना गया, पर्सन के रूप में माना गया, पर्सन व्यक्ति के रूप में माना गया, ठीक है। जब लीगल बात आती है तो इन सबों को भी क्या माना गया है, इनको एक लीगल एंटिटी मानते हुए इनको पर्सन का दर्जा दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 19 के बारे में अगर बात करें तो इनको क्या है, ये राइट नहीं मिला हुआ है, ठीक है, चाहे वो इंडियन कंपनी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो इंडियन कॉर्पोरेशन क्यों ना हो। लेकिन हाँ, अगर इस कंपनी का कोई शेयर होल्डर अगर है, ठीक है ना, इस कॉर्पोरेशन का कोई अगर शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, तो उसको ये राइट अवेलेबल होगा। तो आपको बस ध्यान में रखना क्या है, किसको मिलेगा, सिटीजन को और शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी को मिलेगा, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? सो दिस इज द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब क्या है कि आर्टिकल 19 ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी बता रखा है, आज फिर बता रहा हूं कि जितने भी मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे एब्सोल्यूट नहीं है, दिस आर नॉट 100%, ठीक है ना। ये निरपेक्ष नहीं है, निरंकुश नहीं है, ये कि किसी को मिल गया तो भाई आपको बोलने का अधिकार है तो बोलते चले जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। सो यहाँ पर क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड्स। आर्टिकल 19 में ही कुछ मनाही की गई है कि आपको इस स्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उन विशेष परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन सी परिस्थितियां हैं जब कौन सा मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है वो आपको नहीं मिल सकता है, कहां पर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, ठीक है ना। क्या क्या वो हालात होते हैं, क्या वो परिस्थितियां होती हैं, व्हाट आर दोज स्पेसिफिक सिचुएशंस या कंडीशंस ऑन विच यू कैनॉट अवेल दीज राइट्स, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? सो आर्टिकल 19 इज दस डन। अब नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करते हैं। ये हिंदी में रहा आपका साहब, ऐसा नहीं था कि हिंदी में ये छूट गया था, ये हिंदी में भी उपलब्ध है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक अधिकारों में से बुनियादी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये बुनियादी स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये आपके पास। उसके बाद संविधान के लागू होते समय कुछ 7 अधिकार थे, अब हो गए हैं आपके पास कितने, 6 मौलिक अधिकार हो गए।
पहले संपत्ति का अधिकार होता था, ये 19(1)(f) के अंतर्गत, ठीक है, जिसे अब 300(a) के अंतर्गत यानी का के अंतर्गत क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। ये जो अधिकार है आपको ये राज्य के कार्रवाई के खिलाफ मिला हुआ है, सुरक्षित है, ना कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, ना कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। यह अधिकार केवल एक कंपनी के नागरिकों, कंपनी के शेयरधारकों और नागरिकों को ही उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन विदेशी या कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियां, निगम आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। ये आपको याद रखना है। राज्य इन अधिकारों के अनंत पर वाजिब प्रतिबंध केवल अनुच्छेद 19 में उल्लेखित आधार पे ही लगा सकता है, किसी अन्य आधार पे नहीं, ठीक है। सो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल 19 में ही डिफाइन किया गया है। वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है उसकी चर्चा भी हम लोग को करना बनता है हमारे लिए, ठीक है। सो आ जाइए। अब आ जाइए, हम लोग बात करें पहले आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में, ठीक है ना। 19(1)(a) 1A क्या कहता है साहब, क्या है 1A? इसमें बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी पहले ही कहा है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो दिल आएगा वो बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि जो आपको मन करेगा वो एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है ना। सो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, दीज आर नॉट 100% ऑफ राइट्स। इन सबों के ऊपर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं। दे ऑल कैरी व्हाट, लॉजिकल सो इन सबों के ऊपर क्या है, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। सो इन सबों के ऊपर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस है। अब वो क्या रिस्ट्रिक्शंस है पहले ये देख लें। रिस्ट्रिक्शंस अगर देखेंगे तो कोई भी जो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को ध्यान में रखते हुए, ये थोड़ा यहीं 1 में आ गया, तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दूसरा किसी के साथ आपके पास जो भी कोई विदेशी राज्य है उनके साथ मैत्री संबंध को मानने से, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बोलने का अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, तो कोई भी जिसके साथ देश या आपके जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है उस स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अब आपके पास बोलने का अधिकार है साहब, आप वहाँ के कोई प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ गए, फॉर कि ट्रम्प के साथ चाहते हैं मोदी जी कि भाई फ्रेंडली रिलेशन हो, आपका मन करे तो ट्रम्प के सामने जाकर बोलना शुरू कर दिए, भाई 19(1) का अधिकार मिला हुआ है हमें जो मन करता है वो बोलने दो भाई, ठीक है। यू कैनॉट से लाइक दिस, ठीक है। तो किसी भी जो भी आपके साथ जो मैत्री संबंध में कोई भी राज्य अगर है तो उनको मेंटेन करने के लिए भी आपके पास ये जो बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है ना, यानी नैतिकता को बनाए रखने के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना, कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट की अवमानना, डिफेमेशन किसी को बदनामी, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, ऑन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है, आपके पास जो बोलने का अधिकार है, जो एक्सप्रेशन का अधिकार है, वो इस 8 आधार पे बेसिकली 7 ही है, ठीक है। इनको क्या किया गया है, वो आपको 19(1)(a) को के अंतर्गत जो बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, राइट। चलिए आ जाइए, अभी हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कहता है साहब। अच्छा, ये हिंदी में नहीं आ पाया, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखेंगे आप कि ये जो इतने भी आपके पास हैं ये सब हिंदी तो आप समझ ही रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो आधार हैं इसके आधार पे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो बोलने का अधिकार है आपके पास और अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, राइट। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से राइट अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जबकि जिस राइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसकी चर्चा संविधान के अंतर्गत नहीं है, बल्कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अपने विभिन्न निर्वचनों में इन अधिकारों को परिभाषित किया है कि हाँ, ये सारे के जो अधिकार हैं वो क्या है, वो सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो आइए बारी बारी करके उन सारे को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पहला आपके पास क्या है, राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यू ऑफ अदर्स,
यानी किसी के विचारों के साथ साथ दूसरों के, अपने विचारों के अलावा किसी दूसरे के विचारों का के प्रचार का अधिकार, ठीक है ना। यानी कि आपके पास क्या है कि आप अपने विचार को क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है किसी दूसरे के विचारों को आप क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। दूसरे के अधिकार, जो बोलने का अधिकार है, का जो विचार है, उसको भी आप क्या करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, उनको भी प्रचारित करेंगे आप, ठीक है ना। उसके आप किसी को रोकेंगे नहीं। सो राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, यानी किसी के विचारों के, अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों को भी प्रचार करने का अधिकार को हम रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है साहब हमारे पास। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी। प्रेस का मतलब समझ रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया हो गया। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया में, आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है ना। व्हाट्सएप, जो इतना भी ब्लॉग, ट्विटर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम चीजें, इन सबों के वॉट एवर यू राइट और पोस्ट ऑन द वॉल्स, ये सारे के सारे प्रेस की आजादी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सो 19(1)(a) के अंतर्गत ये सारी बातें हो रही है, बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत है ये, ठीक है ना। उसके देखते हैं हम लोग उसके देख, अरे यार, जो थर्ड हमारे पास है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा कभी आपके पास अमूल्य का प्रचार आता है, कभी किसी गाड़ी का प्रचार आता है, कभी किसी डेनिम जीन्स का प्रचार आता है, ठीक है ना, कभी किसी होम प्रोडक्ट का प्रचार आता है। तो ये जितने भी हैं सारे के सारे वाणिज्यिक विज्ञापन कहे जाते हैं, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट कहे जाते हैं। तो ये जो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है, ये भी 19(1)(a) के अंतर्गत जो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसी के अंतर्गत ये भी शामिल किया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये बता रखा है, राइट। आप ये देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्वचन है, ठीक है, डन। ये सारे को याद रखना है आपको साहब, ठीक है। दूसरा कि टेलीफोन पे बातचीत के दौरान, ठीक है ना, कि आप क्या कर सकते, किसी की बातों को क्या कर सकते, टैप नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है ना। मेरे और आपकी कोई अगर बात हो रही है तो अगर कोई इसको बांध लेता है, टैप कर लेता है कोई दूसरा आदमी, ठीक है ना, या सुन लेता है, ठीक है ना, इट इज द वायलेशन ऑफ व्हाट, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। सो राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज ऑल्सो अगेंस्ट दिस। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है ना। आपके पास भी टेलीकास्ट का अधिकार है, जैसे हम लोग भी टेलीकास्ट कर रहे हैं अभी, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और इट्स अ काइंड ऑफ टेलीकास्ट ना, ठीक है यार। ये आप लोग वहाँ देख रहे हैं, जहाँ भी आप डिफरेंट प्लेसेस पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो डिफरेंट प्लेसेस पे आप बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, इट इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ टेलीकास्ट, राइट। सो दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है जैसे कि आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया के अंतर्गत, ठीक है ना, कि जो भी आपका टेलीकास्ट का राइट है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा हेजमनाइज किया गया है, ठीक है ना, उनके कंट्रोल में, जिम के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट इज फ्री टू एवरीवन, ठीक है ना। राइट टू टेलीकास्ट इज अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है ना। मेरा मन करे मैं घर पे बैठ के यूट्यूब बना लूँ, ठीक है, और मैं अपने नाम से यूट्यूब बना लिया और मैं आपको बोलना शुरू कर दूं, सो दैट इज आई हैव द राइट। ऐसा नहीं है कि मोनोपोलाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ही केवल, ठीक है। सो मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये इतनी बातें स्पष्ट हैं हर किसी के साथ। ठीक है साहिल साहिल राज एक मिनट रुक जाइए। अब ये देखिए, जो आर्टिकल जो पॉइंट 6 नंबर 6 है, ये क्या कहता है, राइट अगेंस्ट बंद, ठीक है ना, बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस बार इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो शाहीन बाग का मुद्दा रहा हुआ है NTCAA को लेकर के, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो मुद्दा रहा हुआ है, सो वो काफी ज्यादा क्या रहा है, न्यूज में रहा हुआ है, ठीक है। तो इस बार मुझे लगता है 19(1)(a) से कुछ ना कुछ सवाल इन सारे जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनसे जोड़ करके पूछ सकता है, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो योर राइट, ठीक है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का और भी बहुत सारा जजमेंट आया हुआ है जो इसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, और आपको इससे पहले भी मैंने बता रखा है। दूसरा है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट की क्या क्या एक्टिविटी है उसके बारे में जानने का अधिकार है, आपके पास सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, यानी कि मौन की स्वतंत्रता है, आप अगर चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और यही वजह है कि कुछ जो पब्लिक कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो में किसी ने अगर ट्रैवल किया होगा तो आप देखिएगा लिखा रहता है, एक बैनर लिखा रहता है, रनिंग स्टेटमेंट आता है कि गाना ना बजाएं, शोर ना करें, आवाज़ ना करें, दूसरे को परेशानी हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ साइलेंस। मैं अगर मौन में रहना चाहता हूँ, मैं शांत रहना चाहता हूँ, तो इससे मेरा जो साइलेंस है, जोन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये कोशिश की जाती है, ठीक है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, ठीक है ना। सो अगर कोई भी अखबार है उसके ऊपर में कोई पूर्व सेंसरशिप अगर लगाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में आपके पास अधिकार है कि पब्लिश होने से पहले कोई सेंसर कर दिया जाए। यू हैव ऑल द राइट टू पब्लिश एनीथिंग, दैट इज द, ये डेमोक्रेसी में जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं फिफ्थ पिलर के रूप में ये काम करता है क्या, मीडिया, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज छपने वाला उससे पहले आप उसको रोक देते हैं, दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद क्या, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, प्रदर्शन धरना का अधिकार लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिस टाइम, इसको ध्यान रखिएगा, शाहीन बाग से रिलेट करके पूछा जा सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक इस बार के 6th एडिशन में आप देखेंगे, लक्ष्मीकांत सर की किताब है, उसमें भी ऐड नहीं किया गया है, राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट, इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार। क्योंकि आपको मालूम होगा, अभी मैं अभी चर्चा भी करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में आप जानते हैं कि अगस्त महीने में जब से आपका आर्टिकल 370 को सुपरसीड करने की बात कही गई थी तो उसके बाद से वहां पर संभावित किसी भी खतरे को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वहां पर में इंटरनेट के एक्सेस को बंद कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिसंबर या जनवरी में, मैं मंथ भूल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यू कैनॉट डिनाई विद दिस, राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसको प्लीज, इसको ध्यान में रखेंगे, दैट इज अगेन दिस टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू एक्सेस व्हाट इंटरनेट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये सभी लोग समझ रहे हैं साहब? ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। गवर्नमेंट, सौरभ, गवर्नमेंट फोन टैप कर सकते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पसेस, लेकिन सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। सो सरकार करती है वो किसको ध्यान में रखते हुए, तो नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए ये होता है, फोन टैप होता है, पुलिस वाले करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां की बातें कहीं और नहीं जाती हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। चलिए आ जाइए। डन। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा कफिंग का प्रॉब्लम है जो बोलने में दिक्कत करता रहता है। जस्ट ठीक है। सो इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार आपके पास क्या है, ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए साहब। उसी का एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं आपको। देखिए, यही भी कहा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट said in its judgment while reviewing petitions challenging internet restriction in जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा करते हुए अपने अहम फैसले में कहा है। फैसले में क्या कहा है? द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स वर्डिक्ट ऑब्जर्व दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्लीज ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कैरिंग ऑन ट्रेड, दोनों शब्द जिसको मैं राउंड कर रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। कैरिंग ऑन ट्रेड थ्रू द इंटरनेट, आप जानते हैं कई ट्रेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तमाम चीजें आप जानते होंगे, इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द कोर्ट, अब यहां दूसरी बात है, द कोर्ट added it can only be restricted under the reasons given in sub clause 2 of article 19। आपको इस लाइन को अक्षरशः याद रखना है। हो सकता है अगर ईश्वर ने चाहता ये सारा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि लक्ष्मीकांत सर की किताब में भी कवर्ड नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ये आपके दिमाग, ये उसके एग्जामिनर के अगर दिमाग में होगा, और चूंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है इसलिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ये मेरे शब्द नहीं है, ये जुडिशरी के स्टेटमेंट ही है, वो पूरा का पूरा उठा के डाल सकता है, ठीक है।
सो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षित है। किसके अंतर्गत? व्यापार पर प्रतिबंध, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से होता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दो जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षित है। अदालत ने कहा कि इसे केवल अनुच्छेद 19 के उपखंड 2 में दिए गए कारणों के तहत ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। प्लीज और प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सर एंड मैम, प्लीज इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए मैं हट जा रहा हूं, मैं सामने से हट पा रहा हूं। नोबडी हियर टू स्विच मी। चलिए आगे आ जाइए, चले फिर आगे नेक्स्ट आ जाइए साहब। अब इसमें भी स्ट्राइक और लॉकआउट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना, कि लॉकआउट आप नहीं कर सकते, एसेंशियल सर्विसेज जहां भी जो प्रोवाइड करता है वहां पे स्ट्राइक नहीं हो सकता, ठीक है। यहां भी फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आ जाइए। सो 91A हो गया, 91B के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 91B क्या कहता है, ठीक है साहब। 91B 91B कहता है राइट टू असेंबल पीसफुली, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है ना, विदाउट आर्म्स। इसका मतलब हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट सर, सो यहां पर आपके पास क्या है, पीसफुल और अनआर्म्ड असेंबली क्या करने का अधिकार है आपके पास, यानी कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। निरायुध का मतलब होता है निज और आयुध, यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के, ठीक है। सो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का आपके पास अधिकार है 91B के अंतर्गत। However, right to assembly is not absolute, ठीक है ना, जबकि ये अधिकार भी आपके पास क्या है, ये निरपेक्ष नहीं है, 100% नहीं है। There are two restrictions, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं 19 के अंतर्गत, जिसके ऊपर में जो लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है वो खुद आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही मेंशन किया गया है। तो 91B कब रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसके बारे में ये दो प्रावधान किए गए हैं। सो देयर आर टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू असेंबल, ठीक है ना। पहला क्या है, पहला है कि एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपकी असेंबली से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर चैलेंज होती है, कहीं भी इसको अगर चुनौती मिलता है, देन इट कैन बी स्टॉप्ड। दूसरा क्या है, पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एरिया कंसर्न, ठीक है ना। ये अगेन फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शाहीन बाग का मामला, ठीक है ना। सो ये साहब आप प्लीज और प्लीज ध्यान में रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है, पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, ठीक है। सो इसको भी प्लीज ध्यान में रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो आपका पीसफुल असेंबली का राइट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड आई बिलीव कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट, ठीक है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट की वजह से, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, आपको इसको प्लीज ध्यान में रखना होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग इसे इत्तेफाक रख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग इसे इत्तेफाक रख रहे हैं, मुझे बताएं। इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं, किसी का कमेंट दिख ही नहीं रहा है मुझे। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं क्या? ठीक है।
चलिए अब 1-2 आना शुरू हुआ। ओके राइट, सो फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे भी बताते रहें, ठीक है। चलिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर योर मैक्सिमम। चलिए आ जाइए। सो यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक आदेश, ये सारी चीजें आपके पास हैं। चलिए, अब आप लोग मैसेज नहीं करते, कंजर्वेटिव है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आ जाइए सर, नेक्स्ट आ जाइए, अगले पेज पे चले हम लोग। अब देखिए, जो 19(1)(b है, राइट टू असेंबली का जो अधिकार आपके पास है, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंदर कौन कौन सा राइट आपके पास दिया गया है? इसमें दिया गया है टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, कोई भी आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, टेक आउट प्रोसेशंस कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं यहाँ पे, बट दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। मैंने बोला था ना कि आपको यहाँ पर क्या है कि राइट टू स्ट्राइक क्या है करने का अधिकार आपके पास नहीं होगा। और यहाँ भी जो 19(1)(b के अंतर्गत है असेंबली, ठीक है ना, तो इसके अंदर राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अवेलेबल, राइट। सो टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमॉन्स्ट्रेशंस, टेक आउट प्रोसेशंस, बट दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। अब ये देख रहे हैं, फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक लैंड पे होगा, फिर से शाहीन बाग का मुद्दा रोड पे किया जा रहा था, ठीक है ना, पब्लिक जो ट्रैफिकिंग है वो सारा का सारा क्या है, रुक गया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी कहा था, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था, रूलिंग आई थी 2020 में, मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में, कि उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग के मुद्दे पे फरवरी में मेरे ख्याल से, कि अगर कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन अगर किया जा रहा है, आपके पास ये राइट है क्या करने का, पीसफुल प्रोसेशन करने का, आपके पास डेमॉन्स्ट्रेशन करने का, पब्लिक मीटिंग्स करने का राइट है, लेकिन आप किसी सार्वजनिक जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपको करना है तो कोई पब्लिक लैंड जो सार्वजनिक भूमि है वहां जाके करेंगे, ना कि आप रोड के ऊपर करेंगे। ट्रैफिक को आप जो है सो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहां भी आपके पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। सो प्लीज साहब सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए। सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए अब देखिए, एक चीज फिर से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से इंपॉर्टेंट कुछ बात है, इसको समझिए। यहां से भी मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपके लिए आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए क्या है, जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसकी धारा है 141 यानी सेक्शन 141 के बाद डिस्कस करना है। 141 के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। तो ये आपके पास है सेक्शन 141 इंडियन पिनल कोड के बारे में। ये क्या कहता है कि असेंबली ऑफ 5 or more persons becomes unlawful if the object is, ठीक है ना। क्या है, अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 141 ये कहती है कि आपके 5 या 5 से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होना, यानी कि असेंबली का राइट है ना, अब 4-5 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो आपकी असेंबली चल रही है, तो ऐसी असेंबली को अनलॉफुल यानी कि अवैध घोषित किया जा सकता है इन कारणों की वजह से, ठीक है ना। कारण क्या क्या है कि टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, ठीक है ना, जैसा कि अभी हो रहा है सीएए को लेकर कई जगहों पे, किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करने के लिए अगर 5 लोग से ज्यादा कहीं पर इकट्ठा अगर हो जाए तो आपकी असेंबली को क्या किया जाएगा, आईपीसी की धारा सेक्शन 141 के अंतर्गत आपको रोका जा सकता है। किस लिए, क्योंकि अगर कोई भी कानून है उसके निष्पादन में आप क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ठीक है ना। सो जस्ट टू रेसिस्ट, यू आर रेसिस्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या है, टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, ठीक है, या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को जबरन आप अतिक्रमण करना चाहते हैं, अधिकार में लेना चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको भी क्या क्या अनलॉफुल माना जाएगा। तीसरा कंडीशन है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इसमें किसी भी तरह की शरारत या आपराधिक अत्याचार करने के लिए, ठीक है ना, अगर कोई आदमी इकट्ठा होता है तो भी आपको अनलॉफुल बैंड घोषित किया जा सकता है, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। चौथा है आपके पास टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट,
किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करना, यानी कि 4-5 लोग इकट्ठा हो जाएं, 5 लोग, ठीक है, और किसी को फोर्स करें कि कुछ इलीगल वो एक्टिविटी करे, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट होते हैं सोसाइटी में, वो कई लोग क्या होंगे, इकट्ठे होकर किसी को जबरदस्ती फोर्स करेंगे कि तू भी ऐसा कुछ काम कर। तो ऐसा अगर किया जाता है और कभी भी अगर अथॉरिटी के संज्ञान में लाई जाती है बात, पुलिस या लॉ के अंदर में, तो उस 5-6 लोग हैं उनके बैंड को भी क्या किया, अनलॉफुल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। सो ये हो गया चौथा। पांचवा क्या कहता है, टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, सरकारी उसके अधिकारियों को वैध शक्तियों का प्रयोग करने की धमकी देना, ठीक है। अभी देखेंगे क्या कि कई बार कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जबकि लोकल गूंस यानी कि जो लोकल गुंडा टाइप एलिमेंट होता है, आप देखेंगे अपने गाँवों में या कभी बीडीओ के कार्यालय में, सीओ के कार्यालय में, बिजली विभाग में आप 10 लोग 12 लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और वहां पर सरकारी जो महकमे के लोग होते हैं उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, पीडब्ल्यूडी में घुस जाएंगे, ठीक है ना। वहां भी जाके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अक्सर ऐसा मामला देखने को मिलता रहता है। कई बार के मामले न्यूज़ में आते रहते हैं कि लोग क्या करेंगे, जो लोकल एलिमेंट्स होते हैं किसी को कार्यालय में चले जाएंगे और उनको थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हो, सेटिस्फाई हो सके। जैसे मान लो कोई सड़क बनना है, मेरे जमीन के बगल से निकलना चाहिए, कोई गाँव का दबंग आदमी है, ठीक है ना। अब सड़क बनना है वहां से 2 किलोमीटर दूर, अब उसको डाइवर्ट करके उनके इलाके से लेके जाना, वरना सड़क बनेगी नहीं। अगर ऐसा कोई काम अगर किया जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनलॉफुल घोषित किया जाएगा। और इस तरह के कोई भी 5 लोग 6 लोग अगर इकट्ठे होते हैं, 5 और मोर देन 5 पीपल, तो उनको भी इलीगल बैन किया जा सकता है। वो सेक्शन 141 कहता है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। अब आ जाइए, अब जो महत्वपूर्ण बात है उसको भी हम लोग देखते हैं। अब आ जाइए धारा 144। धारा 144 बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। देखिए, आप जानते हैं धारा 144 कई जगहों पर स्थानों पर लगाया जाता है। मैंने इसके ऊपर प्रश्न भी आपको दिए थे मॉर्निंग शो में, डीएलपी में। देखिए, अंडर सेक्शन 144, ये सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, एसडीएम भी, आप भी जब होंगे तो आप भी एसडीएम के कैटेगरी में जब होंगे आप प्रोबेशन पे, तो भी आप मजिस्ट्रेट काउंट किए जाएंगे। कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इनफैक्ट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर का कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि धारा 144 में सीआरपीसी की, कोई भी मजिस्ट्रेट है कैन रेस्ट्रेन एन असेंबली, ठीक है ना, मीटिंग और प्रोसेशन इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, annoyance or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public tranquility, or a riot or any affray, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सीआरपीसी की धारा आपसे 144 है, ठीक है ना, सीआरपीसी कब का, 1973 का। इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सभा, बैठक या जुलूस पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर मानव जीवन को खतरा हो, स्वास्थ्य को खतरा हो, सुरक्षा में बाधा पहुंचाया जा रहा हो, या यहां पर क्या है कि कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस या कोई झुंझलाहट या खतरे का खतरा हो, या सार्वजनिक शांति या दंगे की गड़बड़ी की संभावना हो, या किसी तरह का हंगामा का खतरा हो, ठीक है ना। अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट है किसी का, ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि जो लोक शांति है, ठीक है ना, और रायट यानी कि दंगा भड़कने की संभावना है, और इन अफ्रे, ठीक है ना, यानी कि हंगामे की खतरा है, तो इसके लिए 144 लगा करके उसको क्या क्या ऐसा रोका जा सकता है, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ प्रोविजन है। अब धारा 144 के अंदर क्या क्या प्रावधान है सीआरपीसी के, वो भी हमें समझना चाहिए क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं सेक्शन 144 के अंतर्गत। देखिए साहब क्या है, देखिए, recently the controversial law of Citizenship Amendment Act led to widespread protest in the capital and some northeastern state. The situation forced several state government to impose section 144 in order to prevent untoward incidents, ठीक है ना। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विवादास्पद कानून के कारण राजधानी यानी कि दिल्ली और देश के कुछ उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ है, और हालात को कंट्रोल करने के लिए कई राज्य की सरकार ने क्या किया, धारा 144 लगाने के लिए मजबूर हो गई है ताकि कोई भी अनवांटेड सिचुएशन राइज ना कर जाए, कोई अनचाही घटना ना हो जाए, ठीक है। सो इसलिए ये आपका सेक्शन 144 भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब 144 के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई इसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो section 144 of the CRPC is imposed in any area. All civilians are barred from carrying of weapon of any kind, including lathis, sharp-edged metallic objects or firearms in public places. Police or other security persons are only ones
allowed to carry weapons in areas placed under section 144। इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में अगर सीआरपीसी की धारा 144 अगर लागू कर दी गई है तो किसी भी नागरिक को अपने साथ किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना, चाहे वो लाठी ही क्यों ना हो, केवल वुडन स्टिक क्यों ना हो, ठीक है ना, लाठी का मतलब वुडन स्टिक, ठीक है, लाठी क्यों ना हो, कोई तेज धार वाली धातु की वस्तु क्यों ना हो, ठीक है, या कोई आग्नेयास्त्र यानी कि गोली बंदूक पिस्टल वगैरह ना हो, किसी भी तरह के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस या अन्य सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर, ठीक है ना, किसी अन्य को वहां पर क्या होगा, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या कोई भी अस्त्र शस्त्र ले जाने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल में सीएए के विरोध के कारण अभी देखिएगा कि बहुत सारे मंडावली का दिल्ली का कई क्षेत्र है जहां पत्थर वगैरह भी फेंके गए थे, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें, पत्थर फेंके गए थे, जो लकड़ी डंडे थे वो मारा गया था, फिर बहुत सारे तेज धातु के औजार भी थे जिससे कि कई लोगों के सर्वर भी काट दिए गए थे। तो इन सबों को रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए अभी आज की क्लास अभी हम लोग इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी फिर आपकी 5 बजे से क्लास होगी, शेड्यूल होगी, ठीक है। तो मुझे अभी इस कारण से इसको रोकना भी पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फिर बात करेंगे धारा 144 से ही हम लोग बात करना शुरू करेंगे। एक्जैक्टली 144 एक्जैक्टली क्या कहता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक दो चीज और ध्यान में रख लीजिएगा साहब आप लोग। ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन है बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं और पेड भी वर्जन है आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है, आफ्टर एवरी 3 क्लास जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर किया जाता है ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए, 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए। 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000, 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है। किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल क्या कहते हैं गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर मैम्स। उसके देखिए जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन
गो फॉर दैट। ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पावर 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पावर 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पावर 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे। राइट सर्स एंड मैम्स।